नमस्कार दोस्तों, पीएम टेक सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, IC38 IRDA एग्ज़ाम की इस स्पेशल सीरीज़ में अब तक हम 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ का पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले पार्ट 1, 2 और 3 को देख लीजिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं IC38 एग्ज़ाम के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर फॉर द पॉलिसी टू एक्वायर अ गारंटीड सरेंडर वैल्यू फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट द प्रीमियम्स बी पेड एज पर लॉ। पॉलिसी को गारंटीड सरेंडर वैल्यू प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार प्रीमियम कितने समय तक चुकाए जाने चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रीमियम्स मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। प्रीमियम कम से कम 3 लगातार वर्षों तक चुकाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज अ पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स्ड। पॉलिसी को कब लैप्स माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग डेज ऑफ ग्रेस। यदि प्रीमियम ग्रेस पीरियड के दौरान भी नहीं चुकाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू ग्रेस पीरियड ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। बीमा पॉलिसी की छूट अवधि यानी ग्रेस पीरियड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द ग्रेस पीरियड इज 1 मंथ और 31 डेज। अनुग्रह अवधि की मानक लंबाई 1 महीना या 31 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द पॉलिसी होल्डर डज नॉट पे द प्रीमियम बाय द ड्यू डेट एंड डाई ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। यदि पॉलिसी धारक नियत तिथि तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है और ग्रेस पीरियड के दौरान मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द इंश्योरर विल पे द क्लेम आफ्टर डिडक्टिंग द अनपेड प्रीमियम। बीमाकर्ता दावा चुकाएगा लेकिन बकाया प्रीमियम काट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिवाइवल ऑफ अ लैप्स पॉलिसी विच ऑफ द बिलो एस्पेक्ट इज कंसिडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी। लैप्स पॉलिसी के पुनर्जीवन के दौरान बीमा कंपनी द्वारा निम्न में से किस पहलू को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी एट रिवाइवल। पुनर्जीवन के समय बीमा योग्यता का प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉमिनेशन इज अलाउड अंडर डैश ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। बीमा पॉलिसी के लिए नामांकन की अनुमति बीमा अधिनियम 1938 की डैश धारा के अंतर्गत दी गई है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 39 धारा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the below statement is incorrect with regards to a policy against which a loan has been taken from the insurance company। बीमा कंपनी से ऋण लेने के लिए गिरवी रखी गई पॉलिसी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द नॉमिनेशन ऑफ सच पॉलिसी विल गेट कैंसल्ड ड्यू टू असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे पॉलिसी का नामांकन बीमा कंपनी के पक्ष में असाइनमेंट होने से रद्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड्स टू असाइनमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। बीमा पॉलिसी के असाइनमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट को आपको टिक मार्क करना है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी, इन केस ऑफ एब्सोल्यूट असाइनमेंट द पॉलिसी वेस्ट एब्सोल्युटली विद द असाइनी टिल मैच्योरिटी एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर wherein the policy reverts back to the beneficiaries of the insured। पूर्ण असाइनमेंट की स्थिति में पॉलिसी परिपक्वता तक पूरी तरह असाइनी के पास रहती है, सिवाय उस स्थिति के जब बीमित की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाए, तब पॉलिसी बीमित के लाभार्थियों को वापस चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो अट्रैक्शंस विल बी परमिटेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। निम्न में से कौन सा परिवर्तन बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्प्लिटिंग अप ऑफ द पॉलिसी इनटू 2 or more पॉलिसीज। पॉलिसी को 2 या अधिक पॉलिसियों में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज लाइकली टू बी डिक्लाइन आर पोस्टपोन्ड बाय अ लाइफ इंश्योरर। निम्नलिखित में से किस मामले को जीवन बीमाकर्ता द्वारा अस्वीकार या स्थगित किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स। एड्स से पीड़ित व्यक्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an example of moral hazard? निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक जोखिम का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ पर्सन ड्रिंकिंग कॉपियस अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल बिकॉज ही इज इंश्योर्ड। बीमित व्यक्ति का बीमा होने के कारण अत्यधिक मात्रा में शराब पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज हेरिडिटी हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंस इन मेडिकल अंडरराइटिंग? चिकित्सा अंडरराइटिंग में वंशानुगत इतिहास का महत्व क्यों है? करेक्ट आंसर है बी, सर्टन डिजीज कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। कुछ बीमारियां माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द अंडरराइटर्स रोल इन एन इंश्योरेंस कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी में अंडरराइटर की भूमिका को दर्शाता है? करेक्ट आंसर है बी, डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क। जोखिम की स्वीकार्यता तय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरराइटिंग डिसीजन? निम्नलिखित में से कौन सा बीमा लेखन यानी अंडरराइटिंग का निर्णय नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्लेम रिजेक्शन, दावे को अस्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड एज प्रूफ? निम्नलिखित में से कौन सा मानक आयु प्रमाण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, होरोस्कोप, जन्मपत्री यानी कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अफेक्ट अ पर्सन्स इंश्योरेबिलिटी निगेटिवली? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किसी व्यक्ति की बीमा योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, बैन सब्सटेंस एब्यूज, प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट मेथड ऑफ अंडरराइटिंग डज एन अंडरराइटर असाइन पॉजिटिव रेटिंग पॉइंट्स फॉर ऑल नेगेटिव आर एडवर्स फैक्टर, नेगेटिव पॉइंट फॉर एनी पॉजिटिव आर फेवरेबल फैक्टर? किस बीमा लेखन पद्धति में बीमा लेखक सभी नकारात्मक या प्रतिकूल कारकों के लिए सकारात्मक अंक तथा किसी भी सकारात्मक या अनुकूल कारकों के लिए नकारात्मक अंक प्रदान करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यूमेरिकल रेटिंग, संख्यात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन डैश कंसिस्ट ऑफ दोज हु एंटिसिपेटेड mortality corresponds to the standard lives represented by the mortality table। जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत डैश वे व्यक्ति होते हैं जिनकी अपेक्षित मृत्यु दर मृत्यु तालिका द्वारा दर्शाए गए मानक जीवन से मेल खाती है। करेक्ट आंसर है ए, स्टैंडर्ड लाइव्स, मानक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता इज प्रेग्नेंट, शी हैज अप्लाइड फॉर अ टर्म इंश्योरेंस कवर, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शंस टू चूज for an underwriter to offer insurance to Amrita? Choose the most likely option। अमृता गर्भवती है, उसने टर्म बीमा कवर के लिए आवेदन किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से बीमा लेखक द्वारा अमृता को बीमा देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक्सेप्टेंस विथ अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, सीमित शर्त के साथ स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस प्रपोजल इज नॉट लाइकली टू क्वालिफाई अंडर नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा बीमा प्रस्ताव गैर चिकित्सीय बीमा लेखन नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग के अंतर्गत योग्य होने की संभावना नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महेश एज्ड 50 ईयर्स वर्किंग इन अ कोल माइन। महेश आयु 50 वर्ष कोयला खदान में कार्यरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीना इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डायबिटीज, she has applied for an insurance plan। In this case, the underwriter is most likely to use dash for underwriting। Choose the most appropriate option। सीना तीव्र मधुमेह यानी एक्यूट डायबिटीज से पीड़ित है, उसने बीमा योजना के लिए आवेदन किया है। इस स्थिति में बीमा लेखक बीमा लेखन के लिए सबसे अधिक संभावना किसका उपयोग करेगा? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जजमेंट मेथड, निर्णय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष हैज अप्लाइड फॉर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, हिज एंटिसिपेटेड मोर्टेलिटी इज सिग्निफिकेंटली लोअर दैन स्टैंडर्ड लाइव्स एंड हिंस कुड बी चार्ज अ लोअर प्रीमियम अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन। संतोष विल बी क्लासिफाइड अंडर डैश। संतोष ने टर्म बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन किया है, उसकी अपेक्षित मृत्यु दर मानक जीवन से काफ़ी कम है और इसीलिए उससे कम प्रीमियम लिया जा सकता है। जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत संतोष को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रेफर्ड रिस्क, वांछित जोखिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दावे यानी क्लेम की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ क्लेम इज द डिमांड that the insurer should make good the promise specified in the contract। दावा एक मांग है कि बीमाकर्ता अनुबंध में निर्दिष्ट वचन को पूरा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ पॉलिसीज, आइडेंटिफाई अंडर विच टाइप ऑफ पॉलिसी द क्लेम पेमेंट इज मेड इन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। नीचे कुछ बीमा योजनाओं की सूची दी गई है, पहचानिए कि इनमें से किस प्रकार की योजना में दावा भुगतान आवधिक किस्तों के रूप में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मनी बैक पॉलिसी, मनी बैक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश हैज बाउट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ अ क्रिटिकल इलनेस राइडर, ही हैज मेड एब्सोल्यूट असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन फेवर ऑफ करण। Mahesh suffered a heart attack and there is a claim of rupees 50,000 under the critical illness rider. To whom will the payment be made in this case? महेश ने एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है जिसमें गंभीर रोग क्रिटिकल इलनेस राइडर शामिल है। उसने पॉलिसी का पूर्ण हस्तांतरण करण के पक्ष में कर दिया है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है और क्रिटिकल इलनेस राइडर के अंतर्गत 50,000 रुपए का दावा बनता है। इस स्थिति में भुगतान किसे किया जाएगा? करेक्ट आंसर है बी, करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण डाई इन अ कार एक्सीडेंट, द बेनिफिशियरी सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर द डेथ क्लेम, विच ऑफ द बिलो डॉक्यूमेंट इज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एज कंपेयर टू नेचुरल डेथ। प्रवीण की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई। नामित लाभार्थी ने मृत्यु दावा करने हेतु दस्तावेज जमा किए। प्राकृतिक मृत्यु की तुलना में आकस्मिक मृत्यु के मामले में नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कौन सा एक अतिरिक्त दस्तावेज जमा करना आवश्यक होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पंचनामा रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड एज एन अर्ली डेथ क्लेम। निम्नलिखित में से कौन सा मृत्यु दावा शीघ्र मृत्यु दावा यानी अर्ली डेथ क्लेम माना जाएगा? करेक्ट आंसर है ए, इफ द इंश्योर्ड डाई विद इन 3 years ऑफ पॉलिसी ड्यूरेशन, यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी अवधि के 3 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम इवेंट्स दैट विल ट्रिगर सर्वाइवल क्लेम्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे कुछ ऐसी घटनाएं दी गई हैं जिनसे जीवित दावा यानी सर्वाइवल क्लेम्स उत्पन्न होता है, पहचानिए कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्लेम पेड ऑन मैच्योरिटी ऑफ अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर दावा भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेमेंट मेड अंडर अ मनी बैक पॉलिसी अपॉन रीचिंग अ माइलस्टोन विल बी क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ क्लेम। मनी बैक पॉलिसी के अंतर्गत किसी निश्चित माइलस्टोन पर किया गया भुगतान किस प्रकार के दावे के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा? करेक्ट आंसर है सी, पेरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम, आवधिक जीवित दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर बाउट अ 10-year यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इफ ही डाई बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच ऑफ द बिलो विल बी पेड। शंकर ने 10 वर्षीय यूनिट लिंक्ड बीमा योजना ULIP खरीदी है। यदि उसकी मृत्यु पॉलिसी की परिपक्वता से पहले हो जाती है तो नीचे दिए गए में से कौन सा भुगतान किया जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हायर ऑफ सम एश्योर्ड आर फंड वैल्यू। बीमा राशि या कोष मूल्य में से जो अधिक हो वह भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेम्स अर्ली और नॉन अर्ली, पिक द ऑड वन आउट। दावों के वर्गीकरण शीघ्र या सामान्य के आधार पर अलग विकल्प असंगत को चुनिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रवीण डाई आफ्टर 5.5 years ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। प्रवीण की मृत्यु टर्म बीमा योजना खरीदने के 5.5 वर्ष बाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स to be submitted for a normal death claim by all beneficiaries in the event of death of life insured. Pick the odd one out which is additionally required to be submitted only in case of death by accident. नीचे जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर सामान्य मृत्यु दावा के लिए सभी लाभार्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची दी गई है। इनमें से असंगत विकल्प चुनिए जो केवल आकस्मिक मृत्यु के मामले में अतिरिक्त रूप में जमा करना आवश्यक होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पंचनामा रिपोर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IRDAI प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2002, a claim under a life policy shall be paid or be disputed within 30 days from the date of receipt of all relevant papers and clarifications required. IRDAI पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा विनियम 2002 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दावा सभी संबंधित कागजात और आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तिथि से कितने दिनों के भीतर निपटाया या भुगतान या विवादित किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर है सी 30 डेज 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर गाइडलाइंस एन इंश्योरेंस कंपनी हैज टू प्रोसेस एन इंश्योरेंस प्रपोजल विद इन। निर्देशों के अनुसार किसी बीमा कंपनी को बीमा प्रस्ताव को कितने दिनों के भीतर प्रक्रिया में लेना आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 15 डेज 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस द प्रीमियम पेमेंट इज मेड बाय चेक देन विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू। यदि प्रीमियम का भुगतान चेक द्वारा किया जाता है तो नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, द रिस्क में बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज डिपॉजिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जोखिम उस दिन से माना जाएगा जिस दिन बीमा कंपनी चेक को बैंक में जमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू अ वारंटी। वारंटी के संदर्भ में नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर है बी, अ वारंटी इज अ कंडीशंस एक्सप्रेसली स्टार्टेड इन दी पॉलिसी। वारंटी एक ऐसी शर्त है जो स्पष्ट रूप से पॉलिसी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी नीड टू बी मॉडिफाइड एट द टाइम ऑफ इशुएंस। इट इज डन बाय सेटिंग आउट द अमेंडमेंट्स थ्रू डैश। पॉलिसी जारी करते समय यदि कुछ नियमों और शर्तों में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो यह परिवर्तन डैश के माध्यम से किया जाता है। करेक्ट आंसर है बी, एंडोर्समेंट अनुशंसा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू रिन्यूअल नोटिस। नवीनीकरण सूचना के संदर्भ में नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, एज पर रेगुलेशंस देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशंस ऑन इंश्योरर टू सेंड अ रिन्यूअल नोटिस टू इंश्योर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। नियमों के अनुसार बीमाकर्ता पर यह कोई कानूनी दायित्व नहीं है कि वह पॉलिसी की समाप्ति से पहले बीमा धारक को नवीनीकरण सूचना भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफ द ड्यूरेशन ऑफ कवर फॉर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वुड वेरी फ्रॉम इंश्योरर टू इंश्योरर and is defined in the policy. The most common cover is for dash pre-hospitalization. यद्यपि अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व व्ययों के लिए कवर की अवधि बीमाकर्ता से बीमाकर्ता तक भिन्न हो सकती है और यह पॉलिसी में परिभाषित होती है, लेकिन सबसे सामान्य कवर डैश प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होता है। करेक्ट आंसर है बी, 30 डेज 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IRDA गाइडलाइन a dash grace period is allowed for renewal of individual health policies. IRDA के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण हेतु डैश ग्रेस अवधि की अनुमति दी जाती है। करेक्ट आंसर है सी, 30 डेज 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू अ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉलिसी। अस्पताल व्यय बीमा पॉलिसी के संदर्भ में नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर है बी, हॉस्पिटलाइजेशंस एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड। अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ भर्ती पूर्व और भर्ती पश्चात व्यय भी कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहचाने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर इज ए, हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद मॉर्बिडिटी। स्वास्थ्य बीमा रोगग्रस्तता यानी मॉर्बिडिटी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू कैशलेस सर्विस प्रोवाइडेड इन हेल्थ इंश्योरेंस। स्वास्थ्य बीमा में प्रदत्त कैशलेस सेवा के संदर्भ में नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर इज डी, द इंश्योर्ड डज नॉट पे एंड द इंश्योरेंस कंपनी सेटल द बिल डायरेक्टली विद द हॉस्पिटल। बीमित व्यक्ति भुगतान नहीं करता और बीमा कंपनी सीधे अस्पताल से बिल का निपटारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ PPN विथ रिगार्ड्स टू हॉस्पिटल्स इन हेल्थ इंश्योरेंस। स्वास्थ्य बीमा में अस्पतालों के संदर्भ में PPN का सही पूर्ण रूप पहचानिए। करेक्ट आंसर इज बी,
प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन गलत है, पहचानिए। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी गलत कथन को पहचानना है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी, अ शॉपकीपर कैन टेक अ ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर। एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए समूह बीमा पॉलिसी ले सकता है। बाकी सभी जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश। अंडरराइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें डैश किया जाता है। करेक्ट आंसर है सी, रिस्क सिलेक्शन एंड रिस्क प्राइसिंग। जोखिम का चयन और जोखिम का मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ इन अंडरराइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय डैश। अंडरराइटिंग में परम सद्भावना के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ का पालन किसके द्वारा किया जाना आवश्यक है। करेक्ट आंसर इज टी, बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। बीमाकर्ता और बीमित दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू डैश। बीमा योग्य हित से आशय डैश से है। करेक्ट आंसर इज ए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इन द एसेट टू बी इंश्योर्ड। व्यक्ति की उस संपत्ति में वित्तीय रुचि जिससे बीमा किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेडिकल अंडरराइटिंग इज इनकरेक्ट। चिकित्सीय अंडरराइटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, परसेंटेज असेसमेंट इज मेड ऑन ईच कंपोनेंट ऑफ द रिस्क। जोखिम के प्रत्येक घटक पर प्रतिशत के आधार पर आकलन किया जाता है। बाकी जो ए, बी और सी ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सही उत्तर का चयन करें। स्टेटमेंट फर्स्ट है इन अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एनी ऑफ देयर इंडिविजुअल कंस्टिट्यूटिंग द ग्रुप कुड एंटी सिलेक्ट अगेंस्ट द इंश्योरर। कथन एक है समूह स्वास्थ्य बीमा में समूह के किसी भी व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल चयन किया जा सकता है। स्टेटमेंट टू है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज ओनली टू एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ग्रुप्स। कथन टू है समूह स्वास्थ्य बीमा केवल नियोक्ता कर्मचारी समूहों को ही कवरेज प्रदान करता है। तो यहाँ पर दोनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं। तो इस तरह से अब तक हमने IC38 में 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आगे के वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अब आपको IC38 एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर काफ़ी क्लियरिटी मिल गई होगी। लेकिन याद रखिए सिर्फ वीडियो देखने से काम पूरा नहीं होता, प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए हमने आपके लिए IC38 एग्ज़ाम की स्पेशल क्वेश्चन आंसर PDF नोट और टेस्ट सीरीज़ तैयार की है। सभी क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो आपको रियल एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका देती है और आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। ये PDF और टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों जगह मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके तुरंत एनरोल कीजिए और अपने एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।